नमस्कार, मैं हूं रुचा अमृत और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सरल सहज खबरें विस्तार से, क्योंकि खबर जानना ही नहीं समझना भी जरूरी है। खबरें अनकही में आज बात होगी बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स की। महिलाओं ने कैसे बदला चुनाव का रुख, दिल्ली कार ब्लास्ट पर क्या अपडेट है, क्या क्या नए खुलासे हुए हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही हैं उनको समझेंगे। और बात डोनाल्ड ट्रंप की भी होगी, जिन्होंने एक बयान देकर भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इन सब जरूरी खबरों पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरें जान लेते हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज कर दी है। धमाके में मारे गए 12 लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हड्डियां टूटने और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख ज्यादा वोट पड़े, जो सरकार को बदलने के लिए पड़े हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। मतदान पूरा होते ही सामने आए एग्जिट पोल्स, जिन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया। सभी एग्जिट पोल्स एनडीए को बहुमत दे रहे हैं और महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का सपना टूटता दिख रहा है। लेकिन इस चुनाव में एक और बड़ी कहानी छुपी है। बिहार की महिलाओं ने इस बार रिकॉर्ड वोटिंग की है। पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाएं वोट डालने पहुंची। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाएं सिर्फ वोटर बनकर रह गई हैं? राजनीति में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? सबसे पहले नजर डालते हैं एग्जिट पोल्स पर, जिससे बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ होती नजर आएगी। आईएएनएस मैट्राइज ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं। इनके मुताबिक महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दलों को 2 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज कहता है कि एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 3 से 5 सीटें दी गई हैं। पोल डायरी ने तो कमाल की भविष्यवाणी की है। उन्होंने एनडीए को 184 से 209 सीटें दी हैं। महागठबंधन को सिर्फ 32 से 49 सीटें दिख रही हैं, अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 के मुताबिक एनडीए को 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 85 से 95 सीटें दिख रही हैं। अब अगर हम सभी एग्जिट पोल्स का औसत निकालें तो पोल ऑफ पोल्स का नतीजा सामने आता है, जिसके अनुसार एनडीए को लगभग 140 से 150 सीटें, महागठबंधन को 85 से 95, जबकि अन्य दलों को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। याद रखिए, बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। 2020 में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उनकी सीटें 20 से 25 कम हो सकती हैं, जबकि एनडीए की सीटों में इजाफा नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स ने एनडीए के अंदर एक दिलचस्प राजनीतिक समीकरण सामने रखा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने बराबर 101 सीटें लड़ी हैं और एग्जिट पोल दोनों को लगभग समान सीटें देते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी को 67 से 73 और जेडीयू को 67 से 75। ये बराबरी का समीकरण नीतीश कुमार और भाजपा के बीच संतुलित साझेदारी को दर्शाता है, जहां किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है। जेडीयू के लिए अच्छी खबर यह है कि उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर नजर आ रहा है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास 29 सीटें लड़ी थी, लेकिन उन्हें 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है, जो लगभग 30% जीत दर है, जो दिखाता है कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के बाद भी विधानसभा में उनका प्रदर्शन औसत रहा है। छोटे सहयोगियों में जीतन राम मांझी की हमको 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जो सिर्फ 6 सीटों पर लड़ी थी। ये 80% जीत दर है, जो उनकी मजबूत स्थिति दिखाती है। हालांकि उन्होंने सभी टिकट अपने परिवार के लोगों को ही दिए थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटों में से केवल 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं।
कुल मिलाकर एनडीए में बीजेपी जेडीयू की बराबरी इस चुनाव की खास बात है। एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को बड़ा झटका लगता दिख रहा है और गठबंधन के अंदर पार्टियों का प्रदर्शन भी खास नहीं है। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें 53 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी लगभग 38 से 40% जीत दर। ये 2020 में मिली 75 सीटों से 15-20 सीटें कम है, जो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा है, जो 60 सीटें लड़ी लेकिन सिर्फ 10 से 12 सीट मिलने की उम्मीद है, यानी मात्र 16 से 20% जीत दर। ये 2020 की 19 सीटों से लगभग आधी हैं, जो कांग्रेस के लगातार कमजोर होते प्रभाव को दिखाता है। सीपीआई-एमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी माले ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे सीपीआई और सीपीआई-एम ने कुल मिलाकर 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें सिर्फ 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं चुनाव से पहले डिप्टी सीएम बनने का दावा ठोकने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की हालत बेहद खस्ता दिख रही है। 15 सीटों पर लड़े हैं, लेकिन अनुमान है सिर्फ 1 से 4 सीटें मिलने का, जो दिखाता है कि वीआईपी को अब भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स के इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। सुनिए आरजेडी नेता क्या कह रहे हैं। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने भी बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। और एग्जिट पोल्स ने तस्वीर लगभग साफ कर दी है। जन स्वराज पार्टी फर्श पर ही नजर आ रही है फिलहाल एग्जिट पोल्स में। तो इंडिया टीवी मेट्राइज ने जन स्वराज को 0 से 2 सीटें दी हैं। पीपल्स इंसाइट ने भी 0 से 2 सीटें बताई हैं। पीपल्स पल्स ने 0 से 5 सीटें दी हैं। कुछ पोल्स ने एक भी सीट नहीं दी। प्रशांत किशोर ने 3 साल की पदयात्रा की, 238 सीटों पर जमकर प्रचार किया। उनकी रैलियों में भीड़ भी खूब उमड़ी, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हुई, ऐसा लग रहा है। इंडिया टीवी मेट्राइज के अनुसार जन स्वराज को सिर्फ 5% वोट शेयर मिल सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने मुद्दों की बात की, नीतियों पर चर्चा की, लेकिन बिहार की जातीय राजनीति को समझ नहीं पाए। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। याद रखिए, हम जब निराशाजनक कह रहे हैं तो ये एग्जिट पोल्स के नतीजों के हिसाब से हम कह रहे हैं। 2020 के चुनावों में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। एग्जिट पोल में एआईएमआईएम को सिर्फ 0 से 1 सीट दी गई है। उनका वोट शेयर भी सिर्फ 1% रह सकता है। एआईएमआईएम ने इस बार 56 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि खाता खुलना भी मुश्किल है। सीमांचल इलाके में उनका प्रभाव घटता दिख रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में भी उनकी पकड़ कमजोर हुई है। बिहार चुनाव में इस बार एक बड़ा इतिहास रचा गया है। राज्य में कुल 66.91% मतदान हुआ। पहले चरण में 64.66% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 67.14% वोट डाले गए। ये 1951 के बाद से सबसे ज्यादा है और इस रिकॉर्ड में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 62.8 रहा, जबकि महिलाओं ने 71.6% वोटिंग की। यानी महिलाओं ने पुरुषों से लगभग 9% ज्यादा वोट डाले। गजब है ये तो। दूसरे चरण में तो महिलाओं ने 74% से ज्यादा वोटिंग की। ये अंतर पहले कभी इतना बड़ा नहीं था। अब इतिहास में झांकते हैं। 2000 तक महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से 20% कम होती थी। 2015 में महिलाओं की भागीदारी 7% तक बढ़ गई। 2020 में बढ़त 6% थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो बेमिसाल है। 9% की बढ़त पहले कभी नहीं देखी गई। बिहार में 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। संख्या में पुरुष ज्यादा हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में महिलाएं बहुत आगे हैं।
चौखट और घूंघट से बाहर निकलकर महिलाओं ने वोट डाला। महिलाएं अब साइलेंट फोर्स बन चुकी हैं। वो चुनाव के नतीजे बदल सकती हैं। राजनीतिक दलों ने भी इस बात को समझा है। सभी पार्टियां अब महिलाओं को अलग वर्ग के रूप में देखती हैं। महिला मतदाताओं में ये जागरूकता अचानक नहीं आई, ये एक लंबी यात्रा है। शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है। सरकारी योजनाओं ने भी इसमें भूमिका निभाई है। महिलाएं अब अपने अधिकारों को समझती हैं, अपनी जरूरतों को समझती हैं और वो जानती हैं कि उनका वोट उनकी ताकत है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वोट डालती हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ हर पार्टी के लिए वोटर बनकर रह गई हैं? राजनीति में उनकी भागीदारी कितनी है? तो आंकड़े बहुत निराश करने वाले हैं। बिहार की 243 सीटों पर कुल 2615 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इनमें से सिर्फ 258 महिला उम्मीदवार हैं, यानी कुल उम्मीदवारों में महिलाएं 10% से भी कम हैं। एनडीए ने 243 में से सिर्फ 34 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया, जबकि महागठबंधन ने सिर्फ 30 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। 2020 के चुनाव में 370 महिला उम्मीदवार थी, यानी इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या और घटी है। इस चुनाव में किसी महिला नेता का नाम चर्चा में नहीं रहा सिवाय मैथिली ठाकुर के। उसकी वजह हम सब जानते हैं, क्योंकि वो एक जानी मानी गायिका है। कोई बड़ी महिला नेता टक्कर में नजर नहीं आई। बिहार में आजादी के बाद से सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हुई है, वो है राबड़ी देवी, जो 1997 में मुख्यमंत्री बनी थी। लालू यादव जेल गए तो उन्हें सीएम बनाया गया था। राबड़ी देवी ने 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन उन्हें अपने दम पर नेता नहीं माना जाता था। वो लालू यादव की प्रॉक्सी के रूप में देखी जाती थी। 2005 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने सत्ता संभाली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और राबड़ी देवी का युग खत्म हो गया। आज राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य हैं, वो विपक्ष की नेता हैं, लेकिन उनका वो दबदबा नहीं रहा। अब तेजस्वी यादव आरजेडी का नेतृत्व करते हैं। अब सवाल उठता है कि महिलाओं को टिकट क्यों नहीं मिलते? महिलाएं बम्पर वोटिंग करती हैं, लेकिन टिकट देने में पार्टियां कंजूसी करती हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है पितृसत्तात्मक सोच। राजनीतिक दलों की कमान पुरुषों के हाथ में है। वो महिलाओं को कमजोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि महिलाएं चुनाव नहीं जीत सकती। दूसरा कारण है जातीय गणित। बिहार की राजनीति जाति पर चलती है। हर सीट पर जाति का समीकरण देखा जाता है। महिलाओं को इस गणित में जगह नहीं मिलती। तीसरा कारण है महिलाओं की अपनी चुनौतियां। बिहार में आज भी महिलाओं को कई बंधनों का सामना करना पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक दबाव। राजनीति में आना उनके लिए आसान नहीं है। महिलाओं के लिए योजनाएं तो बहुत हैं। सभी दल महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नेतृत्व में उन्हें जगह नहीं देते। यही राजनीति की विडंबना है। खैर, चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि तस्वीर बदलेगी या एग्जिट पोल पर मोहर लगेगी। लेकिन एक बात है, बिहार की महिलाओं ने अपनी ताकत दिखा दी है। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में हमारे सहयोगी हैं सचिन। उनका कहना है कि इस बार जो हम महिलाओं के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, उसमें युवा लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जेनजी भी आप कह सकते हैं। अब ये जेनजी क्या करिश्मा दिखाएगी, ये हमें 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन महिलाओं को अब राजनीति में वो जगह मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ, वो सिर्फ एक विस्फोट नहीं था। ये एक बड़ी आतंकी साजिश का वो हिस्सा था जो अधूरी रह गई। इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार में हुए इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह धमाका हुआ कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने ये साजिश रची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह धमाका उनकी असली प्लानिंग थी या असल में कुछ और चल रहा था? जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ डॉक्टर्स शामिल थे। जी हाँ, वो लोग जो मरीजों की जान बचाते हैं, वही लोग देश में खून की नदियां बहाने की साजिश रच रहे थे। पहले किरदार का नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। ये पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। धौज गांव में इसने एक मकान किराए पर लिया हुआ है, जहां से
जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया, जो एक खतरनाक विस्फोटक है, और ये सब हुआ ब्लास्ट से एक दिन पहले। मुजम्मिल पकड़ा गया डॉक्टर अदील अहमद राथर से पूछताछ के बाद, जिसको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो रहने वाला है कश्मीर के अनंतनाग का, लेकिन पोस्टिंग थी सहारनपुर में। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में कई जगहों पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे थे और अदील उन पोस्टर्स लगाते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस फौरन सहारनपुर पहुंची और अदील को पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो पता चला नेटवर्क फरीदाबाद तक फैला हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर उमर नबी, दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आतंकी। ये भी पुलवामा से था और जो सफेद हुंडई i20 में धमाका हुआ वो उसी की थी। 29 अक्टूबर को ही उसने ये कार खरीदी थी, सिर्फ 11 दिन पहले। उमर ने 9 नवंबर को अपना फोन बंद कर दिया था और परिवार से संपर्क तोड़ लिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम था डॉक्टर शाहीन का। ये लखनऊ की रहने वाली है और सीपीएमटी की टॉपर थी। तलाक के बाद इसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारतीय शाखा का प्रमुख बनाया गया। ये विंग जैश के संस्थापक मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती हैं, जिसके बारे में मैं कुछ समय पहले आपको बता चुकी हूं। समझाया भी था आपको कि कैसे मसूद अजहर भारतीय महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई और उसकी कार से एक AK-47 राइफल बरामद हुई। इसका काम था देश भर में महिला आतंकियों की भर्ती करना और उन्हें कट्टरपंथी बनाना। डॉक्टर शाहीन के छोटे भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी यूपी ATS ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर शाहीन के पिता ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। पड़ोसियों ने बताया कि शाहीन को 2 साल से नहीं देखा गया था। ये एक पिता का दर्द है जो अपनी पढ़ी लिखी बेटी को कभी आतंकी नहीं मान सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि कट्टरपंथ किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। 11 नवंबर की शाम कश्मीर से एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। नाम है डॉक्टर सजाद अहमद मल्ला, जो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि सजाद भी दिल्ली बम धमाके की साजिश में शामिल है या नहीं। लेकिन ये मुख्य आतंकी डॉक्टर उमर का दोस्त है और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम कर चुका है। इस पूरे केस में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी कैसे बन गए? जवाब है मौलवी इरफान अहमद के कारण। ये श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ था और नौगाम मस्जिद का इमाम भी था, जो जैश ए मोहम्मद की विचारधारा से प्रभावित है। मौलवी इरफान बहुत चालाकी से काम करता था। वो मेडिकल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के संपर्क में रहता था, उन्हें जैश ए मोहम्मद के वीडियो दिखाता था और धीरे धीरे उन्हें कट्टरपंथी बनाता था। पुलिस को पता चला कि मौलवी इरफान अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से लगातार संपर्क में रहता था। उसने टेलीग्राम पर कई अकाउंट्स बनाए हुए थे। इन्हीं अकाउंट से वो अपने हैंडलर से बात करता था और जैश का प्रोपेगेंडा फैलाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में लगे पोस्टर्स की जांच शुरू की। 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया, जिन्होंने मौलवी इरफान का नाम बताया। इसके बाद ही पुलिस ने डॉक्टर अदील राथर को पकड़ा, जो मौलवी से जुड़ा था, और फिर डॉक्टर मुजम्मिल का पता चला। तो इस तरीके से इस पूरी डॉक्टर कंपनी का खुलासा हुआ। 12 नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के मेवात से इश्तियाक नाम के एक और मौलवी को गिरफ्तार किया है। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के मकान में रह रहा था, जहां से 10 नवंबर को पुलिस ने 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामान बरामद किया था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 10 नवंबर को लाल किले के पास जो धमाका हुआ, क्या वही प्लान था? तो जवाब है नहीं। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये एक घबराहट में किया गया विस्फोट था। ये प्लान किया हुआ धमाका नहीं था। असली प्लान बहुत बड़ा था और बहुत खतरनाक था। पुलिस के सोर्स बताते हैं कि IED अधूरा था और गलत तरीके से जोड़ा गया था, इसलिए नुकसान सीमित रहा। घटनास्थल पर ना तो कोई गड्ढा मिला और ना ही छर्रे। इसका मतलब है कि बम पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं था।
कार में रखे विस्फोटकों में कील जैसी चीजें नहीं मिलाई गई थी। आमतौर पर आतंकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के लिए कीले और धातु के टुकड़े मिलाते हैं, लेकिन इस विस्फोटक में ऐसा कुछ नहीं था। इससे साफ है कि ये विस्फोटक किसी खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था, और वो खास मकसद क्या था उसका खुलासा भी हो चुका है। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच से पता चला है कि उनका प्लान 26 जनवरी और दिवाली को लाल किले पर धमाका करने का था। पूछताछ में सामने आया है कि मुजम्मिल और उमर ने इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में भी लाल किले की रेकी की गई थी। पुलिस के मुताबिक इनका इरादा ऐसे मौके को चुनना था जब यहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ रहती हो, लेकिन वो इस हमले को अंजाम दे नहीं पाए। इस मामले में एक और थ्योरी भी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस से इनपुट्स मिले हैं कि धमाका दिल्ली में नहीं बल्कि उसे 460 किलोमीटर दूर यूपी में करने की प्लानिंग थी। आतंकियों के निशाने पर यूपी की राजधानी लखनऊ थी। इसके अलावा कई और बड़े शहर भी टारगेट पर थे। अधिकारियों का कहना है कि यूपी में हाल के दिनों में 2 अलग अलग टेररिस्ट मॉड्यूल्स की गतिविधियां सामने आई थी। एक को गुजरात एटीएस ने नाकाम किया, जबकि दूसरी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम किया। इसलिए आतंकियों ने अपना प्लान चेंज किया, ऐसी संभावना हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस ब्लास्ट के लिए डॉक्टर्स को क्यों चुना गया? तो इसके पीछे की वजह खुद डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने बताई है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि हैंडलर्स को लगा दिल्ली एनसीआर में डॉक्टरों पर किसी को शक नहीं होगा। ये बहुत चालाकी भरा प्लान था। इससे पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। डॉक्टर होने की वजह से वो आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे। विस्फोटक बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स भी आसानी से खरीद सकते थे क्योंकि उन पर किसी को शक नहीं होता। एजेंसीज के मुताबिक साजिश का प्लान पाकिस्तान में बनाया गया था और निर्देश कश्मीर में बैठे हैंडलर्स के जरिए आ रहे थे। ये आतंकी नेटवर्क जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से जुड़ा था। 9 नवंबर को जब डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ और 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, तब डॉक्टर उमर नबी को लगा कि उसका खेल खत्म हो गया है। वो जानता था कि फरीदाबाद में उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसने फौरन अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। बताया जा रहा है कि उसके पास 5 मोबाइल फोन थे। वो धौज गांव के पास कहीं छुपा हुआ था। अगले दिन यानी 10 नवंबर को सुबह सुबह वो फरीदाबाद से दिल्ली आ गया। पूरे दिन इंतजार करने के बाद शाम को उसने धमाके को अंजाम दिया। पुलिस का मानना है कि पकड़े जाने के डर से डॉक्टर उमर ने घबराहट में बम फेंकने या हटाने की कोशिश की और विस्फोट हो गया। अब एक और सवाल, आखिर आतंकियों ने 10/11 देखा जाए तो 10 नवंबर यही तारीख क्यों चुनी? इसका जवाब अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि 9/11 जैसी किसी बड़ी घटना का असर पैदा करने की कोशिश ये हो सकती थी, लेकिन चूंकि ये प्लान धमाका नहीं था, इसलिए तारीख का चुनाव भी संयोग हो सकता है। इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम बार बार आ रहा है। ये फरीदाबाद के धौज में मौजूद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे 2014 में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया था। उससे पहले ये सिर्फ एक कॉलेज हुआ करता था। ब्लास्ट में शामिल सभी डॉक्टर्स के लिंक्स इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी अब जांच के दायरे में आ गई है। ये दूसरी बार है जब जैश ए मोहम्मद ने VBIED यानी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया है। पहली बार 2019 में पुलवामा हमले में 40 CRPF जवान शहीद हुए थे। उस हमले में भी जैश ए मोहम्मद शामिल था। इस बार भी IED को अमोनियम नाइट्रेट से बनाया गया था, जैसे पुलवामा में बनाया गया था। धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बैठकें की। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव, IB चीफ, NIA के DG और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के DGP ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। अमित शाह ने साफ कहा कि हर अपराधी का शिकार किया जाएगा। फिलहाल NIA ने केस की जांच अपने हाथ में ले ली है और पड़ताल शुरू हो चुकी है। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग भी गलत विचारधारा की गिरफ्त में आ सकते हैं। अगर समय रहते इस नेटवर्क को नहीं पकड़ा जाता तो देश में बड़ा नरसंहार हो सकता था। पुलिस और खुफिया एजेंसीज की सतर्कता ने एक बड़ी त्रासदी को टाला है, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसे कितने और नेटवर्क देश में सक्रिय हैं जिनका पता अभी तक नहीं चला है। क्या
बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है? दिल्ली ब्लास्ट के बीच ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि पाकिस्तान युद्धपोत PNS सैफ चटगांव बंदरगाह पर पहुंच चुका है। 1971 के बाद पहली बार है जब पाकिस्तान का कोई युद्धपोत बांग्लादेश में दाखिल हुआ है। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। तुर्की और चीन के डिप्लोमैट्स ढाका के दौरे कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, लश्कर ए तैयबा के आतंकी दावा कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप खोलने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तानी युद्धपोत बांग्लादेश में क्यों पहुंचा। 9 नवंबर 2025 को यह युद्धपोत चटगांव बंदरगाह पर 4 दिन की सद्भावना यात्रा के लिए पहुंचा, जो अपने आप में अहम है क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था, तब पाकिस्तानी सेना ने वहां बहुत क्रूरता की थी। लाखों लोगों को मारा गया था। इसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा जाता है। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में मदद की थी। अब 54 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का युद्धपोत वहां गया है। पाकिस्तान की नौसेना के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी ढाका गए हैं और बांग्लादेश के सेना प्रमुख से मिले। ये सिर्फ एक दोस्ती की यात्रा नहीं है, इसका मतलब है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। चटगांव बंदरगाह भारत के पूर्वी तट के बहुत नजदीक है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना की मौजूदगी भी बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौरा पूरे दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप यानी भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे विवादास्पद मुद्दे की। पिछले महीने अक्टूबर में मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक किताब गिफ्ट की थी। नाम था आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। किताब के कवर पर एक नक्शा छपा था। इस नक्शे में भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था, यानी असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये नक्शा सिर्फ पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं था। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, उड़ीसा और म्यांमार के अराकान क्षेत्र को भी बांग्लादेश में दिखाया गया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में आने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर का सकरा रास्ता है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों को बाकी के देश से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। अगर इस रास्ते को किसी तरह से रोका गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जाएंगे और देश 2 हिस्सों में बंट जाएगा। सबसे पहले नक्शा इसी साल अप्रैल में ढाका विश्वविद्यालय की एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। फिर अगस्त 2025 में भारतीय संसद में इस पर सवाल उठाए गए। इसके बाद 27 अक्टूबर को यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल मिर्जा को एक किताब दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। फिर अभी हाल ही में यूनुस ने तुर्की के संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भी यही किताब गिफ्ट की, जिसने विवाद को और हवा दे दी। भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की है और इसे भारत की संप्रभुता के खिलाफ सीधा हमला बताया है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कहा, सुनिए। बांग्लादेश के जो इंटरिम लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, वो अक्सर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हाल में उन्होंने एक पाकिस्तान जनरल को जो बांग्लादेश का नक्शा दिया, उसमें नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में दिखाया। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे उनको बचना चाहिए। और जहाँ तक पड़ोसी देशों का प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति अपने पड़ोसी देशों के साथ हम नहीं चाहते हैं। राजन जी, इससे एक लार्जर बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आज क्या, एक समय में हम पाकिस्तान से लड़ते रहते थे, पाकिस्तान से हमारा प्रॉब्लम था, उसके बाद गलवान हुआ तो हमारा चाइना से भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बना रहा, अब बांग्लादेश। तो क्या ये तीनों फ्रंट पर एक तरीके से अशांति का एक माहौल है? 3 फ्रंट हमारे लिए खुल गए, इसको हम कैसे डील करेंगे? इससे हम कैसे आगे निकलेंगे? अब जितनी भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, भारत की वो अपनी क्षमता है कि सारी चैलेंजेस को मीट आउट कर सकती है, सारी चुनौतियों का सामना कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकती है। लेकिन हम लोग शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कायर है। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचेगी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बयान से बांग्लादेश बौखला गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह की टिप्पणियां गलत हैं और राजनयिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है।
लेकिन भारत अपने रुख पर मजबूती से कायम है। तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू है लश्कर तैयबा का बांग्लादेश में सक्रिय होना। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का सरगना है। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली में एक रैली में लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। सैफुल्लाह ने कहा, लश्कर के लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार हाफिज सईद ने अपने एक करीबी सहयोगी को बांग्लादेश भेजा है। वो वहां युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है और आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। याद रखिए, मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ये 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए किया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों ने यह हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें मुरीद के इलाके में लश्कर का जो मुख्य कैंप है मरकज तैयबा, वो पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन एक वायरल वीडियो में लश्कर के कमांडर कासिम ने कहा कि वो इस कैंप को और बड़े पैमाने पर फिर से बनाएगा। अब हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलना चाहता है। एक तरीके से यह ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कोशिश है। अब सवाल है कि आखिर बांग्लादेश का रुख भारत के खिलाफ क्यों हुआ? तो इसे समझने के लिए हमें अगस्त 2024 में जाना होगा। जब बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन किया तो शेख हसीना की सरकार गिर गई और वो भारत भाग आई। उनकी जगह मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। शेख हसीना के समय में भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन यूनुस सरकार आने के बाद रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे। यूनुस ने भारत विरोधी भावनाओं को हवा देना शुरू कर दिया। यूनुस सरकार चीन, पाकिस्तान और तुर्की के करीब जा रही है। भारत के साथ दूरी बढ़ रही है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने भारतीय सामान के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। कागज, तंबाकू, मछली और दूध के पाउडर पर रोक लगाई गई। मई 2025 में बांग्लादेश ने भारतीय कार्गो पर ट्रांजिट फीस लगा दी। यूनुस के सलाहकारों और करीबियों ने खुलेआम भारत को धमकियां दी, लेकिन यूनुस ने कभी उनका विरोध नहीं किया। यूनुस चीन गए और चीन से कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हुए हैं और समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश ही उनका इकलौता रास्ता है। दरअसल मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। अगस्त 2025 में जब बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि अवामी लीग भारत की धरती से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां कर रही है, तो भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह आरोप निराधार है। भारत अपनी धरती पर किसी दूसरे देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देता, लेकिन बांग्लादेश में हो रही गतिविधियां भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी युद्धपोत का चटगांव पहुंचना, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे का प्रदर्शन और लश्कर तैयबा का बांग्लादेश में सक्रिय होना, ये सभी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। यूनुस सरकार का भारत विरोधी रुख क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है। हालांकि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। राजनाथ सिंह की चेतावनी ये संदेश देती है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। जब अमेरिका के नए राजदूत सर्गियो गोर व्हाइट हाउस में भारत के लिए शपथ ले रहे थे, इसी मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिससे भारत अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्तों में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को कम करने वाला है और दोनों देशों के बीच एक फेयर ट्रेड डील यानी निष्पक्ष व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को कम करने वाला है और दोनों देशों के बीच एक फेयर ट्रेड डील होने की उम्मीद है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, जब भारत अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। साल 2025 की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपनी पुरानी अमेरिका फर्स्ट की नीति को और भी आक्रामक तरीके से लागू करना शुरू किया। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक शुल्क लगाने का ऐलान किया। उनका तर्क था कि अमेरिका का व्यापार
घाटा बढ़ता जा रहा है और दूसरे देश अमेरिकी सामान पर जो टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका को भी वैसा ही जवाब देना चाहिए। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 2024 में 45.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 3,80,000 करोड़ रुपए का था, जो 2023 से 5.4% ज्यादा था। फिर अगस्त 2025 में ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाया, जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों में तल्खी और बढ़ा दी। 27 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। ये दुनिया के किसी भी प्रमुख देश पर लगाया गया सबसे ज्यादा टैरिफ था। चाइना पर भी सिर्फ 30% टैरिफ था, लेकिन भारत पर 50%। ये टैरिफ दो हिस्सों में था। पहले से लगा हुआ 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और फिर 25% का अतिरिक्त टैरिफ, जो एक खास वजह से लगाया गया था, और वो वजह थी रशियन ऑयल, भारत का रूस के तेल को खरीदना। दरअसल ट्रंप को यह हजम नहीं हो रहा था कि भारत रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है। अमेरिका का कहना था कि रशिया से तेल खरीदकर भारत पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में आर्थिक मदद दे रहा है। 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रशियन ऑयल पर पाबंदी लगाई, तो भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। 2025 के पहले 9 महीनों में भारत ने औसतन 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन रशियन ऑयल खरीदा, जो रशिया के कुल तेल एक्सपोर्ट का करीब 40% था। भारत के लिए ये एक व्यावहारिक फैसला था। देश को सस्ते में तेल मिल रहा था, जिससे आम भारतीयों की जेब पर बोझ कम पड़ रहा था। लेकिन अमेरिका के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने तो यहां तक कह दिया कि भारत यूक्रेन में हो रहे खून खराबे में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता। 50% का टैरिफ लगने से भारत की 48 बिलियन डॉलर यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एक्सपोर्ट पर असर पड़ने वाला था। कपड़ा, चमड़ा और केमिकल्स, ये सभी सेक्टर्स खतरे में थे। भारत सरकार ने इस फैसले को अनजस्ट, अनफेयर और अनएक्सेप्टेबल करार दिया। इसके बाद कई हफ्तों तक ट्रंप और भारत के बीच एक अजीब तरह का खेल चलता रहा। अक्टूबर में ट्रंप ने अचानक दावा किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें फोन पर बताया है कि रूस से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा। भारत सरकार ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। लेकिन ट्रंप ने अपने दावे को 2-3 बार दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो उसे भारी टैरिफ चुकाना पड़ेगा। ये एक दिलचस्प स्थिति थी। ट्रंप कुछ कह रहे थे और भारत उसे नकार रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही हो रहा था। असल में अमेरिकी दबाव और 50% के भारी टैरिफ का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। सितंबर 2025 में भारत का रशियन ऑयल इंपोर्ट एक साल पहले के मुकाबले 29% गिर गया। सितंबर 2024 में जहां भारत ने 4,675 मिलियन डॉलर का रशियन ऑयल खरीदा, वहीं सितंबर 2025 में ये घटकर 3,322 मिलियन डॉलर रह गया। इसकी जगह भारत ने सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका और कोलंबिया से तेल खरीदा। अक्टूबर में अमेरिका ने रशिया की 2 बड़ी तेल कंपनियों ल्यूकॉयल और रोजनेफ्ट पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद रिलायंस, मैंगलोर रिफाइनरी और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी जैसी भारतीय कंपनियों ने रूसी तेल की नई खरीद रोक दी। और फिर आया वो दिन जब सर्गियो गोर भारत के लिए अमेरिकी राजदूत बने। 38 साल के सर्गियो गोर का जीवन खुद में एक दिलचस्प कहानी है। वो असल में सोवियत यूनियन के उज्बेकिस्तान में 1986 में सर्गेई गोरोखोवस्की के नाम से पैदा हुए थे। 1999 में उनका परिवार अमेरिका आ गया। उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और रिपब्लिकन पार्टी में सक्रिय हो गए। उन्होंने सेनेटर रैंड पॉल के साथ काम किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक पब्लिशिंग कंपनी शुरू की, जहां उन्होंने ट्रंप पर कई किताबें छापी। नवंबर 2024 में ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस का डायरेक्टर बनाया और फिर अगस्त 2025 में भारत के लिए राजदूत नामित किया। ट्रंप ने कहा कि सर्गियो ने पहले से ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ दोस्ताना रिश्ता बना लिया है। सर्गियो की शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक और दुनिया का सबसे बड़ा देश बताया। और फिर आया वो बयान जो सुर्खियों में छा गया। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। You know, we're making a deal with India, a much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, sir. Just you have to take a look at that, if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? इस बयान में ट्रंप की समझदारी दिखती है।
वो जानते हैं कि 50% टैरिफ की वजह से भारत में अमेरिका के प्रति नाराजगी है, लेकिन ट्रंप को विश्वास है कि जब व्यापार समझौता हो जाएगा और टैरिफ कम होगा तो रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक फेयर डील करने के बहुत करीब है और ये डील पहले के मुकाबले बहुत अलग होगी। तो आखिर ये ट्रेड डील क्या होगी और इसमें क्या शामिल होगा? ट्रंप ने खुद इसके बारे में कुछ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि डील अमेरिका की प्रमुख इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाएगी। फरवरी 2025 में जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तब दोनों देशों ने एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर एक बड़ा समझौता किया था। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, रक्षा सहयोग भी इस डील का बड़ा हिस्सा है। अक्टूबर 2025 में भारत और अमेरिका ने अगले 10 साल के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्निकल सपोर्ट और रीजनल स्टेबिलिटी पर काम करने की बात कही गई है। अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने की संभावना भी तलाश रहा है। फरवरी में हुई बैठक में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के को प्रोडक्शन की बात हुई है। ये डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। अमेरिका को भारत में निवेश और अपनी ऊर्जा का बाजार मिलेगा। भारत को सस्ते टैरिफ, मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी मिलेगी। इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना को संतुलित करने के लिए ये साझेदारी जरूरी है। लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं। ट्रंप ने सिर्फ ये कहा कि किसी समय टैरिफ कम किए जाएंगे, लेकिन कब और कितने ये साफ नहीं है। क्या टैरिफ 50 से घटकर 25% होगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ट्रेड डील में क्या क्या शर्तें होंगी? क्या भारत को पूरी तरह से रशियन ऑयल खरीदना बंद करना होगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है। भारत की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लगातार संपर्क में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल इस मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। खबरें अनकही में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाती हूँ आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारी। पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन त्रिशूल और मरु ज्वाला युद्धाभ्यास किया। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन हुआ। T-90 टैंक और पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हुए, जिससे भारत की युद्ध की तैयारियों और क्षमता का पता चला।